मुखिया ने दूसरे कमरे का दरवाज़ा भी खोल दिया। इसमें 2 चारपाइयाँ थीं और घर की ज़रूरियात का दूसरा सामान भी मौजूद था। दीवार के साथ 2 खूंटियों पर मैले से कपड़े भी टंगे हुए थे। मेरा ख्याल है तुम लोग इधर आ जाओ इस कमरे में। मुखिया ने तीसरे कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। इस कमरे में भी दरी बिछी हुई थी और 2 चारपाइयों के अलावा 3-4 कुर्सियाँ भी रखी हुई थीं। ये कमरा दूसरे कमरों से बड़ा था। तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ, मुखिया कहते हुए बाहर निकल गया। रत्ना और शुशावरी चारपाइयों पर ढेर हो गए और मैं एक कुर्सी पर बैठकर कमरे का जायज़ा लेने लगा। एक दीवार पर हिंदी का एक कैलेंडर अवेजा था जिस पर काली देवी की तस्वीर बनी हुई थी। दूसरी दीवार पर काली का एक बहुत बड़ा पोस्टर चस्पान था। आतिशदान के कारण के ऊपर भी काली की एक मूर्ति रखी हुई थी। राजस्थान में काली के मानने वाले ज़्यादा थी। हर जगह इसकी तस्वीरें और मूर्तियाँ नजर आ रही थीं। तकरीबन 20 मिनट बाद मुखिया शीशे के गिलासों में चाय लेकर आ गया। रत्ना और शुशावरी उठकर बैठ गई। मुखिया भी एक कुर्सी पर बैठ गया। हम अभी चाय पी रहे थे कि मुखिया का भाई परबत सिंह भी आ गया। वो मुखिया से उम्र में तकरीबन 5 साल छोटा था, 40 के लगभग होगा। तांबे जैसी रंगत, दराज कद, घुटा हुआ जिस्म, गंजा सर और बड़ी बड़ी मूछें, दांत बिल्कुल हमवार और मोतियों की तरह चमकते हुए। इसकी आंखों में भी बड़ी अजीब सी चमक थी। इसने धोती पर शलूका पहन रखा था जिसके बटन खुले हुए थे और बालों भरा सीना नजर आ रहा था। वो बड़ी गहरी नज़रों से बारी बारी रत्ना और शुशावरी को देख रहा था। मुखिया ने इसे हमारे बारे में यही बताया कि हमारा ताल्लुक पुलिस से है और हम बेस बदल कर ख़तरनाक किस्म के लोगों का पीछा कर रहे हैं और हम 2-3 दिन यहाँ रहेंगे। जब तक मन चाहे यहाँ रहो सरकार, हम तुम्हारी सेवा करके बहुत खुशी महसूस करेंगे। परबत सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना परबत सिंह, मैंने कहा, किसी को पता न चले कि हमारा ताल्लुक पुलिस से है और हमारे बारे ज़्यादा चर्चे की भी ज़रूरत नहीं। चिंता मत करो, परबत सिंह ने कहा। यहाँ मेरे मेहमान आते रहते हैं, किसी को शक नहीं होएगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उठते हुए बोला, इस वक्त ग्राहकी का टाइम है महाराज, मैं ढाबे पर लड़के को छोड़ कर आया हूँ, बाद में बातें करेंगे। परबत सिंह के जाने के थोड़ी देर बाद मुखिया भी जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने हस्बे वादे 2000 रुपए के नोट इसके हाथ में थमा दिए। मुखिया खुश हो गया। मुझे यकीन था कि वह अपने गांव में भी किसी से हमारा जिक्र नहीं करेगा। तकरीबन 10 बजे के करीब परबत सिंह ने एक लड़के के हाथ हमारे लिए खाना भेज दिया। तंदूरी नान और रोस्ट मुर्गी थी। इसके साथ मसूर की पतली सी दाल भी थी। ये खाना इसने यकीनन किसी होटल से मंगवाया था। दाल मुर्गी से ज़्यादा मज़ेदार थी। 11:30 बजे के करीब परबत सिंह भी दुकान बंद करके आ गया। वो तकरीबन 1 घंटे तक हमारे पास बैठा बातें करता रहा। इसने बताया कि पिछले 2 दिन से यहाँ बड़ी चेकिंग हो रही थी। कुछ आतंकवादी सरस्का से फरार होकर जंगल की तरफ निकल गए हैं। कोटपतली पुलिस को भी इनके बारे में इतला दे दी गई है। ख्याल है कि वो लोग जंगल से निकलकर इस तरफ आएंगे, इसलिए यहाँ की पुलिस और आवाम को चौकस कर दिया गया है। पुलिस में कल से मुश्तबा लोगों को चेक करती फिर रही है। हम भी इन्हीं आतंकवादियों का पीछा करते हुए आए हैं। मैंने कहा, जंगल में इनसे हमारी मुठभेड़ भी हुई थी, मगर वो लोग एक बार फिर घने जंगल में रोपोश हो गए। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, इसलिए हमने ये भेष बदला है कि अगर आमना सामना हो जाए तो वो हमें पहचान न सकें। 12:30 बजे के करीब परबत सिंह अपने कमरे में चला गया। हमारे कमरे में 2 चारपाइयाँ और 3-4 कुर्सियाँ थीं। फर्श पर दरी बिछी हुई थी। मेरा ख्याल था कि मैं दरी पर सो जाऊंगा, लेकिन रत्ना ने अपनी चारपाई मेरे लिए खाली कर दी। वो शुशावरी के साथ इसकी चारपाई पर लेट गई। लेटने के बाद भी हम देर तक बातें करते रहे। शुशावरी के ख्याल में परबत सिंह अच्छा आदमी नहीं था। मुझे भी वो अच्छा नहीं लगा। मेरे साथ बातें करते हुए भी वो इन दोनों को ही घूर रहा था। हमें एक दिन यहाँ रहना है, मैंने कहा। कल दिन में हम हालात का जायज़ा लेंगे और फिर या तो यहाँ से निकल जाएंगे या कोई और बंदोबस्त कर लेंगे। परबत सिंह की तरफ से तो मैं भी मुतमईन नहीं था। मुखिया तो बहुत सीधा साधा आदमी था जिसने हमारी कहानी पर यकीन कर लिया था, लेकिन परबत सिंह ऐसा नहीं था। वो दुकानदार आदमी था। इसके ढाबे पर तरह तरह के लोग आते थे। इसे हर तरह की मालूमात रहती थी। वो ये भी जानता था कि पुलिस के ऐसे दहशतगर्दों की तलाश है जो सारिस्का से जंगल की तरफ फरार हुए हैं और इम्कान है कि वो कोटपुतली की तरफ ही आएंगे। वो ये भी जानता था कि इन दहशतगर्दों में कौन कौन लोग शामिल हैं। एक मर्द और 2 हसीन औरतें। हम जब मुखिया के सामने आए तो हम तीनों के जिस्मों पर पुलिस की वर्दियां थीं और हमारे पास पुलिस की जीप भी थी। मुखिया ने यकीन कर लिया था कि हम पुलिस वाले ही थे और हमने जो मंसूबा बनाया था वो इसमें भी हमारा साथ देने पर आमादा हो गया था। पुलिस ने हमारी मदद की थी।
मगर परबत सिंह मुख्तलिफ आदमी था। इसने शायद हमारी बात का विश्वास नहीं किया था। यही सब कुछ सोचते हुए मैं सो गया। सुबह रत्ना और शुशावरी तो जल्दी जाग गई, मगर मैं देर तक सोया रहा। परबत सिंह अपनी दुकान पर था। वो सुबह 6 बजे ही दुकान खोल लेता था। परबत सिंह ने सुबह ही नाश्ता भिजवा दिया था, लेकिन रत्ना और शुशावरी ने भी अभी तक मेरे इंतज़ार में नाश्ता नहीं किया था। रत्ना ने किचन में चूल्हा जलाकर नाश्ता गर्म किया। नाश्ते के बाद शुशावरी ने दुकान का सहन वाला दरवाज़ा खटखटाया। लड़का अंदर आया तो शुशावरी ने इसे चाय के लिए कह दिया। चाय पीकर फारिग हुए तो 10:30 बज चुके थे। मैंने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया तो रत्ना भी तैयार हो गई। यूँ तो शुशावरी भी हमारे साथ जाने को तैयार थी, मगर मैंने मना कर दिया। कोटपुतली में भी महकमा सियाहत का दफ्तर था और वो कम से कम 2 मरतबा यहाँ आ चुकी थी। इसके पहचान लिए जाने का अंदेशा था, इसलिए मैंने इसे साल ले जाना मुनासिब नहीं समझा। तुम्हें यहाँ अकेले डर तो नहीं लगेगा? मैंने पूछा। डर कैसा? शुशावरी मुस्कुराई। मेरे पास रिवॉल्वर मौजूद है। अगर परबत सिंह ने कोई हरकत करने की कोशिश की तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगी। गुड, मैंने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा। हम मकान से बाहर आ गए और शुशावरी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। हमने परबत सिंह को बताना ज़रूरी नहीं समझा था कि कहीं जा रहे हैं। कच्ची आबादी की गलियों में लोगों की आमदरफ्त थी। बाज़ मकानों के दरवाज़ों पर औरतें बैठी आपस में गपशप कर रही थीं। कई लोगों ने हमारी तरफ देखा था। रत्ना को देखकर बाज़ औरतों की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। घुटनों से ऊपर लहंगा और कसी हुई चोली में रत्ना कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी और इसे देखने वाली औरतों की आंखों में हसद की लहरें भी नुमाया तौर पर देखी जा सकती थी। हम कच्ची बस्ती से निकलकर मैदान में होते हुए सड़क पर आ गए। सड़क पर बड़ी रौनक थी। कारोबारी इलाका था। दाएं बाएं कई झीली सड़कें थीं जहाँ लंबे चौड़े बाजार थे। एक बाजार तो सिर्फ मिर्चों के कारोबार के लिए मखसूस था। हर दुकान के सामने सड़क के किनारे तक मिर्चों की बोरियों के अंबार लगे हुए थे। हम मुख्तलिफ सड़कों पर चलते हुए शहर के दूसरे इलाके में निकल आए। घूमते फिरते हुए हमने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि पुलिस यहाँ खासी सरगर्म थी। बाज़ मुश्तबा लोगों को रोककर पूछगछ भी की जा रही थी। मुख्तलिफ बाज़ारों में घूमते हुए हमने कुछ शॉपिंग भी की थी। हमारी शॉपिंग में कपड़ों की ख़रीदारी नुमाया थी। मैंने मुख्तलिफ दुकानों से अपने और रत्ना वगैरह के लिए 2-2 जोड़े कपड़े ख़रीदे थे। रत्ना ने जो लिबास पहन रखा था इसमें वो बड़ी खौफनाक लग रही थी। यूँ तो मैंने बहुत सी औरतों को इस किस्म के बल्कि इससे भी बदतर लिबास में देखा था, मगर रत्ना की बात ही कुछ और थी। तंग और कसी हुई चोली में इसका सीना क़यामत ढा रहा था और लोग मुड़ मुड़ कर इसकी तरफ देख रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि वो इस तरह लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी रहे, इसलिए मैंने इसके लिए ढंग के कपड़े ख़रीद लिए। 1:30 बजे के करीब हम एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। एक मायारी किस्म का रेस्टोरेंट था। मेज़ें एक दूसरे से फासले पर थी और यहाँ सुकून भी था। हमने इत्मीनान से यहाँ बैठकर खाना खाया और चाय पी रहे थे कि एक आदमी को बगली दरवाजे से दाखिल होते हुए देखकर मैं चौंक गया। इसकी छोटी गोल दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूंछें। इसकी दाईं आंख से ज़रा हटकर कनपट्टी की तरफ मुड़ के दाने के बराबर स्याह रंग का एक मुस्सा था। वो शख्स हमसे कुछ आगे जाकर एक मेज़ पर बैठ गया जहाँ पहले से 2 औरतें बैठी हुई थी। वो आपस में इस तरह बातें करने लगे जैसे पहले से एक दूसरे को जानते हों। इस शख्स ने हल्के नीले रंग की स्टोन वॉश जीन्स और कॉलर वाली सफ़ेद टी-शर्ट पहन रखी थी। मैं चश्मे तसव्वुर से इसके चेहरे से दाढ़ी और मूंछें हटाकर इसे देखने लगा और इसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो सुतेश मेहता था, मुकराना का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। मैंने इसे पहचानने में कोई गलती नहीं की थी। मैं इसे कैसे भूल सकता था? मुझे मुकराना के वो दिन याद थे जब पुलिस और ब्लैक कैट्स कमांडोज ने हमारी तलाश में शहर भर में तूफान मचा रखा था। शोभा ने हमारे साथ धोखा किया था और कन्याकुमारी हमें रोशन लाल के बंगले पर ले गई थी, जिसके बारे में इंकशाफ हुआ था कि वो उरिया फिल्में बनाकर पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई करता है और इसे एसीपी सतीश मेहता भी इसका बिजनेस पार्टनर है। सामीन को याद होगा कि हम किस तरह रोशन लाल की पहाड़ी वाले बंगले से फरार हुए थे। हम इस फरार के बाद एसीपी सतीश मेहता का राज भी फाश हो गया था और बेला को पता चल गया था कि सतीश मेहता ही ने मुकराना से निकाला था। इसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे थे, मगर वो भी रोकोश होकर मुकराना से फरार हो गया था और अब इस बदले हुए हुलिये के साथ यहाँ मेरे सामने मौजूद था। दाढ़ी और मूंछों के बावजूद मैंने आँख के करीब इस मस्से की वजह से इसे पहचान लिया था। कोटपुतली मुकराना से ज़्यादा दूर नहीं था, चंद घंटों का रास्ता था और मुझे हैरत थी कि सुतेश मेहता ने ज़्यादा दूर जाने के बजाय यहाँ क्यों पनाह ले रखी थी। शायद इसे अपने बदले हुए हुलिये पर एतमाद था, लेकिन मैंने फ़ौरन ही इसे पहचान लिया। इतना मैंने इसकी तरफ देखते हुए सरगोशी की। इस आदमी को देख रही हो? वो जो चौथी मेज़ पर 2 औरतों के साथ बैठा है, दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूंछों वाला।
हाँ, क्या हुआ इसे? कौन है वो? रत्ना ने पूछा। अगर तुम इसके चेहरे से दाढ़ी और मूछें हटाकर देखो तो इसे पहचान लोगी। इसके बाएं आँख के करीब स्याह मुझसे पर गौर करो तो शायद। नहीं, रत्ना ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरे जहन में नहीं आ रहा। वो सुतेश मेहता है, मैंने कहा। मुकराना का एसीपी सुतेश मेहता। और रत्ना चौंकी। अब मुझे याद रहा है, इसने अगर हमें देख लिया तो कुछ नहीं होगा। मैंने इसकी बात काट दी। वो खुद भी मफरूर है और हमारी मदद करने के जुर्म में पुलिस को मतलूब है। वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अहमकाना बातें मत करो, रत्ना ने कहा। वो एक पुलिस ऑफिसर है जिसने लालच में आकर हमें पनाह देने और फरार होने में हमारी मदद की। गलती कर डाली इस जुर्म में। वो अगरचे पुलिस को मतलूब है, मगर हमें पुलिस के हवाले करके अपनी गलती की तलाफ़ी कर सकता है। इस तरह इसका जुर्म माफ़ ना हो तो भी इसकी सज़ा में कमी हो सकती है और ऐन मुमकिन है इसके इस जुर्म को एक गलती करार देकर इसे ना सिर्फ माफ़ कर दिया जाए बल्कि इनाम से भी नवाजा जाए। इसलिए बेहतर यह है कि हम किसी खुशफहमी का शिकार होने के बजाय अपना बंदोबस्त कर लें। तुम ठीक कहती हो। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। हिंदुस्तान की पुलिस और इंटेलिजेंस रॉ को तो हम ही सबसे ज़्यादा मतलूब हैं। हमने इन्हें जो नुकसान पहुंचाया था इसका अजाला मुमकिन नहीं था, लेकिन अगर कोई मुजरिम भी हमें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता तो इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते। वेटर हमारी मेज़ की तरफ आया तो मैंने इसे भी लदा कर दिया। सुतेश मेहता ने अभी तक हमें नहीं देखा था। हमारे अगरचे लिबास बदले हुए थे मगर चेहरे तो वही थे। वो हमें देखते ही पहचान लेता। अगर हम रेस्टोरेंट के मरकज़ी दरवाजे से बाहर निकलते तो इसके सामने से गुजरना पड़ता। इस तरह वो यकीनन हमें देख लेता। इसलिए हम अपनी जगह से उठकर इस बगली दरवाजे की तरफ बढ़ गए जिससे सुतेश मेहता अंदर दाखिल हुआ था। इस तरह सुतेश मेहता की पुश्त थी, इसलिए वो हमें नहीं देख सका। रेस्टोरेंट का वो बगली दरवाज़ा एक तंग से बाज़ार में था। छोटी छोटी दुकानें थी और बेपनाह हुजूम था। रास्ता चलना दुश्वार हो रहा था। इस हुजूम में किसी मंचले ने रत्ना के बाजू पर चुटकी काट ली। रत्ना सिसक उठी। इसके साथ ही वो तेज़ी से पलट गई। वो आदमी लोगों को धक्के देता हुआ निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रत्ना ने चील की तरह पलट कर इसे झपट लिया और इस पर थप्पड़ों और घोंसों की बारिश कर दी। मैं 2 कदम आगे निकल चुका था। शोर सुनकर पीछे मुड़ा तो ये तमाशा देखकर इसकी तरफ लपका। आरामी कुत्ते के पिल्ले। रत्ना इस शख्स के बाल झंझोड़ते हुए चीख रही थी। क्या समझकर तुमने चुटकी काटी? घर में माँ बहन नहीं है क्या? और फिर औरतों वाली रिवायती गालियों का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से रत्ना को खींच कर अलग किया। हम किसी झगड़े के मुतहम्मल नहीं हो सकते थे। और फिर वही हुआ जो इस मौके पर हुआ करता है। 2-4 राहगीरों ने इस शख्स को पकड़ लिया और इसकी धुनाई शुरू कर दी। मैं रत्ना को खींचता हुआ वहाँ से दूर ले गया। रत्ना दूसरे हाथ से अपना बाजू सहला रही थी। कंधे से ज़रा नीचे बाजू पर नील पड़ गया था। अपना बाजू सहलाते हुए मुसलसल इस शख्स को गालियाँ बक रही थी। बस अब खामोश हो जाओ, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा, अगर तुम मुझे वहाँ से ना खींच लेते तो मैं इसका खून पी जाती। रत्ना बोली। मैं बड़ी मुश्किल से रत्ना को खामोश करा सका और फिर हम तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए एक दूसरे इलाके में पहुँच गए। इस दौरान मैं अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखे हुए था। हम लारी अड्डे की तरफ ही गए। वहाँ भी निगरानी हो रही थी और मुश्तबा लोगों से पूछगछ की जा रही थी। हम एक बारोनक चौराहे के एक तरफ फुटपाथ की रेलिंग के साथ खड़े हो गए। इस वक्त एक तरफ कार का ट्रैफिक सिग्नल बंद था। 2-3 कारें खड़ी थीं। सफ़ेद रंग की एक और कार इनके पीछे आकर रुक गई। इधर उधर देखते हुए मेरी नज़र इस सफ़ेद कार पर पड़ गई। अरे, मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। क्या हुआ? रत्ना ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। वो देखो, सफ़ेद कार में वो समुद्रा है ना? मैंने कार की तरफ इशारा किया। हाँ हाँ, वही है। रत्ना गोया चीख उठी। इस वक्त सिग्नल तब्दील हो गया। मैंने समुद्रा को आवाज़ दी, लेकिन ट्रैफिक हरकत में आ चुका था। गाड़ियों के शोर में मेरी आवाज़ दब कर रह गई। मैं रेलिंग के पाइप के नीचे से निकलकर समुद्रा को पुकारता हुआ इसकी तरफ लपका, लेकिन इस वक्त एक और कार मेरे रास्ते में आ गई। ड्राइवर ने चीख कर शायद मुझे कोई गाली भी दी थी। वो कार आगे बढ़ी तो समुद्रा वाली कार सिग्नल पार करके चौराहे की दूसरी तरफ पहुंच चुकी थी। मैं मुख्तलिफ गाड़ियों से बचता हुआ वापस आ गया। कमबख्त वो कार वाला बीच में ना आता तो मैं समुद्रा तक पहुंच ही जाता। मैंने कहा, कार का नंबर भी नहीं देख सका। मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो जिंदा है, लेकिन हैरत इस बात पर है कि वो यहाँ क्या कर रही है। रत्ना ने कहा, इसके पास कार की मौजूदगी ये बात साबित करती है कि इसने यहाँ बाकायदा रिहाइश इख्तियार कर रखी है। मैंने कहा, बहरहाल हम इसे तलाश कर लेंगे। कोटपुतली इतना बड़ा शहर तो नहीं है। 2-4 रोज़ में इसे आसानी से तलाश किया जा सकता है और इसके लिए हमें 24 घंटे सड़कों पर घूमना पड़ेगा। रत्ना ने कहा, बहरहाल अब घर चलने का इरादा है या नहीं? मैं बुरी तरह थक गई हूँ। इस वक्त 4 बज रहे हैं। शुशावरी भी परेशान हो रही होगी।
वो वक़्त गुजरने का तो मुझे एहसास ही नहीं रहा था। आओ इस सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठकर एक कप चाय पीते हैं और फिर चलते हैं। मैंने एक तरफ इशारा किया। हम सड़क पार करके इस रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। हम ज़्यादा देर वहाँ नहीं बैठे, चाय पीते ही रवाना हो गए। मुझे इस इलाके का नाम भी मालूम नहीं था जहाँ कच्ची बस्ती में परबत सिंह का ढाबा था। अलबत्ता रास्तों की निशानदेही थी। हम एक ऑटो पर बैठ गए और मैं ड्राइवर को रास्ता बताता रहा। ऑटो को हमने इस कच्ची बस्ती से दूर ही छोड़ दिया और बाकी रास्ता पैदल तय करते हुए कच्ची बस्ती में दाखिल हुए। जब घर के दरवाजे पर पहुंचे तो 5:30 बज रहे थे। शुशावरी वाकई परेशान थी। वो हमें देखते ही बरस पड़ी। तुम लोग शायद भूल भी गए थे कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। वो बारी बारी हम दोनों को घूरते हुए बोली। हम तुम्हें भूले नहीं थे, मैंने इसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहा। हम सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए शहर में घूम रहे थे और वक़्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा था। इस दौरान 2 ऐसे चेहरे भी नजर आए जिनकी वजह से हम उलझ कर रह गए। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर इसे ACP सतीश मेहता और समुद्रा के बारे में बताने लगा। समुद्रा को तो बिल्कुल नहीं जानती थी, अलबत्ता सतीश मेहता का नाम इसने ज़रूर सुन रखा था। शहर की सूरत हाल क्या है, शुशावरी ने पूछा। तशवीशनाक, मैंने जवाब दिया। पुलिस को यकीन है कि हम जंगल से निकल कर इस तरफ आए होंगे या आएंगे, इसलिए हमारी तलाश जारी है। लाड़ी अड्डे पर तो बाकायदा निगरानी हो रही है। शहर से बाहर जाने वाले लोगों को चेक किया जा रहा है और होटलों में भी चेकिंग हो रही है। मेरा ख्याल है हमें 2-4 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में हमें इससे पहले कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, शुशावरी ने कहा। ये पर्वत भरोसे का आदमी नहीं है। कोई ख़ास बात? मैंने उलझी हुई नज़रों से इसकी तरफ देखा। वो 4-5 चक्कर घर के अंदर के लगा चुका है, शुशावरी ने बताया। हर मरतबा मेरी तरफ इस तरह देखता रहा जैसे नज़रों ही नज़रों में खा जाने का इरादा हो। तुम दोनों कमबख्त चीज़ें ही ऐसी होगी। अब मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। बड़े बाजार में एक आदमी ने रत्ना को खाने की कोशिश की थी। इसका बाजू देखो, अभी तक नील पड़ा हुआ, मैंने कहा। और फिर रत्ना ने इसे पूरी कहानी सुना दी। शुशावरी कुछ कहना चाहती थी कि परबत सिंह भी आ गया। कहो साहिब, कुछ पता चला इनका? इसने पूछा। मेरा ख्याल है वो लोग अभी तक इस जंगल से बाहर नहीं आए, मैंने कहा। हम पुलिस हेडक्वार्टर गए थे। इन्हें शहर में तलाश भी किया जा रहा है और जंगल से आने वाले रास्तों पर पहरा भी बिठा दिया गया है। मेरा तो ख्याल है कि वो जंगल से जिंदा बचकर नहीं निकल सकेंगे, परबत सिंह ने कहा। इस जंगल में खूनखार दरिंदे इतनी तादाद में मौजूद हैं कि किसी इंसान का बच निकलना मुश्किल है। शेर वगैरह करीबी बस्तियों से भी इक्का दुक्का लोगों को उठाकर ले जाते हैं। हम भी तो इस जंगल से होकर आए हैं, मैंने कहा। तुम किस्मत के धनी हो साहिब जी, परबत सिंह ने कहा। शुशावरी देवी ने तो चाय पी ली है, आप दोनों के लिए चाय भिजवा दूं? नहीं, हम भी चाय पी कर आए हैं, मैंने जवाब दिया। परबत सिंह के जाने के बाद मैंने थैले में से कपड़े निकाल कर अपना जोड़ा अलग कर लिया। वो जोड़ा जीन्स और टी-शर्ट पर मुश्तमिल था। तुम लोगों का ये लिबास ही फसाद की जड़ है जो तुम लोगों ने पहन रखा है, मैंने कहा। मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, तुम लोग भी इस वक्त कपड़े बदल लो। मैं अपने कपड़े उठाकर दूसरे कमरे में आ गया। रत्ना ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। कपड़े बदलने के बाद मैं इसी कमरे में आकर एक चारपाई पर लेट गया। रत्ना और शुशावरी दूसरी चारपाई पर लेट गईं। इस वक्त उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो भी अगरचे राजस्थानी थे, मगर इससे पूरा जिस्म छुप गया था। रात 10 बजे हमने खाना खा लिया। मेरा ख्याल था हम जल्दी सो जाएंगे, मगर 11 बजे के करीब परबत सिंह अपनी दुकान बंद करके अंदर आ गया तो इसके साथ एक और हट्टा कट्टा आदमी आया। वो दोनों हमारे ही कमरे में बैठने के मूड में थे, मगर मैं इन्हें बहाने से इस कमरे में ले आया जहाँ दरी बिछी हुई थी और गाँव तकिए लगे हुए थे। परबत सिंह ने अलमारी में से शराब की बोतल निकाल कर दरी पर रख दी और बाहर से पानी का जग और गिलास ले आया और पीने पिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। वो मुझे भी अपने साथ शामिल करना चाहता था, मगर मैंने टाल दिया। मुझे इन दोनों की नीयत में फितूर नज़र आ रहा था और मुझे ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि परबत सिंह जानबूझकर किसी ख़ास मकसद के तहत अपने दोस्त को साथ लेकर आया है। वो देसी शराब थी जो जल्द अपना असर दिखाने लगी और दोनों बहकने लगे। प्रभु, तुम बड़े बदजोक हो गए हो, परबत सिंह का दोस्त कह रहा था। लौंडिया के बगैर भी कभी शराब का मज़ा आया है? तुम ठीक कहते हो दोस्त, परबत सिंह ने कहा। मैंने कलवंती को पैसा तो भेजा था, मगर वो साली पहले बुक हो चुकी थी। तुम्हारे घर में 2-2 लौंडिया बैठी हैं, कलवंती या किसी की क्या ज़रूरत है? दोस्त ने कहा। पकड़ कर लाओ इन सालियों को। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।